हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस फॉर सुपर टेट पार्ट 3। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी आप जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तोलक। तो उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो कि एक छड़ की तरह कार्य करती है, जो कि एक निश्चित केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूम सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। और जो भी भार हम इस पे लगाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इफर्ट या फिर बल। और जो वेट इस छड़ पे रखा होता है उसे बोलते हैं हम लोग भार। तो उत्तोलक होता है वो 3 तरीके का होता है। जो हमारा पहला उत्तोलक होता है उसमें जो हमारा फलक्रम है यानी आलंब है वो बीच में होता है। जो हमारा दूसरे टाइप का उत्तोलक होता है उसमें जो हमारा भार होता है वो बीच में होता है। और जो हमारा तीसरा यानी थर्ड टाइप का जो होता है उसमें जो इफर्ट है हमारा है वो बीच में होता है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, FLE, यानी पहले में फलक्रम बीच में, दूसरे में लोड बीच में, तीसरे में एफर्ट बीच में। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यांत्रिक वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। देखिए यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वे 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ। देखिए जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उसमें जो हमारे कण होते हैं वे जो हमारी सरफेस होती है उसके समानांतर वाइब्रेशन करते हैं। और जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें जो वेव्स पार्टिकल होते हैं वे हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। जो हमारी जो साउंड वेव होती है वो यानी ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। और जो हमारी लाइट यानी प्रकाश है वो ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग है। में हमारा विजिबल लाइट यानी ऐसा जो प्रकाश जो हम अपनी आँखों से देखते हैं उसकी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य आपको बताई गई है 3.9 से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 तक। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। रिएक्शन यानी अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो हमारा पहला टाइप है वो है संयोजन अभिक्रिया यानी एसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएशन का मतलब होता है बनना या फिर जुड़ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर यानी H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हमारी हीट को इवॉल्व करते हैं। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट यानी एक अभिकर्मक और दूसरा अभिकर्मक दोनों आपस में जुड़कर किसी तीसरे अभिकर्मक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी एसोसिएट हो रहे हैं। दोनों जो हमारे रीजेंट है वो एसोसिएट हो रहे हैं। उसके बाद में है डिसएसोसिएशन रिएक्शन। डिसएसोसिएशन का मीन्स होता है टूटना यानी ब्रोक होना, यानी एक अभिकर्मक का 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाना। यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। ये 2 मॉलिक्यूल सिल्वर में और 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन गैस में टूट रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिसएसोसिएशन रिएक्शन।
तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि वो डिस्प्लेस होंगे, यानी एक दूसरे की जगह को वो ग्रहण करेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे आयरन यानी Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो FeSO4 प्लस Cu बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी जगह पर ऐड होकर FeSO4 बना रहा है और कॉपर को मुक्त कर रहा है यानी तांबे को मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर की जगह को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को विस्थापित करता है। फिर उसके बाद में जो हमारी जो चौथी है वो है द्विविस्थापना अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो म्यूचुअल होगा यानी 2 बार होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है ये बेरियम को डिस्प्लेस करता है और Na और Cl के मॉलिक्यूल जुड़ के क्लोरीन बनाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा Ba है ये एन को रिप्लेस कर रहा है और BaSO4 बना रहा है। यानी जो हमारी जो दोनों जो हमारे जो रीजेंट हैं वो अभिकर्मक हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीजन का बढ़ना यानी किसी भी अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन यानी उसका उपचयन होना। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन वो घटती है तो उसका मतलब उसे बोला जाता है रिडक्शन यानी अपचयन होना। लोहे में जंग लगना जो होता है उसे बोला जाता है संक्षारण, कोरोजन यानी उसका क्षय हो रहा है। यहाँ पर जो लोहा है उसका क्षय होता है तो उसे बोलते हैं लोहे में जंग लगना, या फिर उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। गैल्वनीकरण क्या होता है, देखिए गैल्वनाइजेशन या फिर यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब है लोहे को जंग से बचाने के लिए आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जंग का निर्माण करता है, तो उससे बचाने के लिए लोहे का क्षय ना हो, कोरोजन ना हो, उस पर बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन कर देते हैं, जिंक का लेपन कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यशद लेपन या फिर गैल्वनाइजेशन। इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है FeSO4 प्लस जिंक इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस आयरन। उसके बाद में हमारा एसिड क्या होता है, अम्ल जो है वे खट्टे पदार्थ होते हैं और जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अनिल, आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल, यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले से लाल कर देते हैं और उसके विपरीत जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, इसका मतलब है कि अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे लवण यानी साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पीएच स्केल यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की स्केल, पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 होती है। 0 से 7
तक एसिडिटी यानी एसिड की पैमाना होता है, और 7 से 14 जो स्केल होती है वो बेस के लिए होती है, और जो 7 pH स्केल है वो न्यूट्रल होती है। एसिड रेन जो होती है उसका जो pH होता है वो 5.6 से कम होता है, इसीलिए उसको एसिड रेन हम लोग बोलते हैं। एसिड और उनके स्रोत दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चींटी का जो काटना होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि उसमें मीथेनोइक एसिड मौजूद होता है। नींबू या फिर संतरे में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड यानी सिरका, सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। चांदी जो है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है यानी कंडक्टर है। उसके बाद में कार्बन के अपर रूप, देखिए जो हमारे कार्बन है वो स्वतंत्र अवस्था में कई रूपों में पाया जाता है, उन रूपों को हम लोग अपर रूप बोलते हैं। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है, ये सारे कार्बन के अपर रूप हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? सबसे रिएक्टिव जो हमारा धातु होती है वो कौन सी होती है? पोटेशियम यानी के। पोटेशियम का मतलब साइन क्या होता है? के होते हैं। गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसीलिए गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि जो गोल्ड होती है वो सामान्य तौर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए उसी के आभूषण लोग पहनते हैं। यहाँ पर कुछ मिश्र धातुएं हमारी हमें बताई जा रही हैं। पहली है पीतल। पीतल जो धातु है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर और जिंक से, तांबा और जस्ता से। फिर है कांस्य, कांसा, ये मिलकर बना होता है कॉपर और टिन से। फिर है सोल्डर। सोल्डर जो है वो Pb+Sn यानी लेड और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर का ही फ्यूज जो है वो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए यह बहुत जल्दी गल जाता है, जिससे जो सर्किट होता है उस पर आग लगने से बच जाता है। सेमी कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। ना वे कुचालक होते हैं ना वे सुचालक होते हैं, तो उनके उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे हमारे सेमी कंडक्टर हैं यानी अर्ध धातुएं या फिर उप धातुएं हैं। विद्युत ऋणात्मकता जो मैक्सिमम होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हैलोजेंस में, हैलोजेंस जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो मैक्सिमम होती है क्लोरीन की। ये जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में एमाइलेज और टाइलेन एंजाइम होता है, एमाइलेज प्लस टाइलेन एंजाइम होता है। ये पूरी बॉडी की जो सबसे कठोर जो परत होती है, सबसे कठोर कवच होता है, उसका नाम है इनेमल, जो हमारे दांतों में पाया जाता है। एक व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mm मैक्सिमम और 80 mm मिनिमम। धमनी जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है प्योर ब्लड को हार्ट से सारे अंगों तक पहुंचाना, और जो हमारी वेन्स होती हैं यानी शिराएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, उसे अंग से हार्ट तक
पहुंचाना ये कार्य होता है मवशिराओं का, और हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाना ये कार्य होता है आर्टरीज का यानी धमनी का। रुधिर का जो थक्का होता है उनको बनाने में जो हमारे खून में प्लेटलेट्स जो होती हैं वे सहायक होती हैं। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हमारे खून में थक्का बनना बंद हो जाएगा। मानव में उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन की जो क्रिया होती है, जो उत्सर्जित होते हैं, जो हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर करना, क्योंकि वो अत्यधिक पॉइजनस होते हैं, इसीलिए उनको बाहर करना जो है वो एक्सक्रेशन सिस्टम के अंडर आता है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक्सक्रेशन जो होता है वो वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है, और किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का आकार सेम के बीज की तरह होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं यानी ऐसी क्रियाएं जैसे कि हमारा पलक को झपकना, तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप होता है, इसीलिए इसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। और ये इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारी ब्रेन में मेडुला के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों ये था हमारा साइंस फॉर सुपर टेट NCERT क्लास 10th का सारांश। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में जो कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।